गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री पीजी कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन से एक टॉपिक हम डिस्कस आज करेंगे। आज का टॉपिक हमारा फाइलम पॉरीफेरा का है और फाइलम पॉरीफेरा को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज फाइलम पॉरीफेरा का फर्स्ट पार्ट इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो फाइलम पॉरीफेरा के जनरल इंट्रोडक्शन से संबंधित है और नेक्स्ट पार्ट में हम फाइलम पॉरीफेरा के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। तो कुछ डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। नंबर 1, जो फाइलम पॉरीफेरा हैं, कॉमनली हम इन्हें स्पंज के नाम से जानते हैं। एक चीज हो गई। तो पॉरीफेरा के जितने भी मेंबर्स हैं, दे ऑल आर कॉमनली नोन एज स्पंज। एक चीज क्लियर। अब दूसरी बात आती है कि क्या कारण रहा होगा कि फाइलम पॉरीफेरा को पॉरीफेरा नाम ही दिया गया, कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया। तो यहां पर एक चीज हम डिस्कस करेंगे कि इनके नाम का अर्थ क्या है। तो फाइलम पॉरीफेरा शब्द का अर्थ है यहां पर कि वे सभी जंतु जिनके शरीर पर छोटे छोटे पोर्स या छिद्र उपस्थित हैं। तो अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूं तो इस फाइलम के जितने भी जंतु हैं उनके शरीर पर छोटे छोटे कई छिद्र उपस्थित हैं। दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स और इसीलिए इस फाइलम का नाम पॉरीफेरा दिया गया है। तो 2 बातें डिस्कस की। कॉमनली पॉरीफेरा को हम स्पंज के नाम से जानते हैं और पॉरीफेरा का मीनिंग पोर बियरिंग एनिमल्स है, यानी ऐसे जंतु जिनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो फाइलम पॉरीफेरा है, नंबर 1, जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे कि जंतुओं का जो आधुनिक वर्गीकरण किया गया है उसके कुछ आधार थे। तो पहले कुछ सामान्य लक्षण हम पॉरीफेरा के डिस्कस करेंगे और वे सभी लक्षण उन्हीं वर्गीकरण के आधारों पर आधारित हैं। तो पहला डिस्कशन है मेरा नंबर 1 कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एक अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
हिंदी में इसे हम कहते हैं संगठन के स्तर। तो जो स्पंज है पॉरीफेरा के जंतु हैं, उनमें कोशिकीय स्तर या सेल्यूलर ग्रेड का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बात याद रहेगी। तो पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि पॉरीफेरा का संगठन का स्तर कैसा है। तो इनके संगठन का स्तर कोशिकीय स्तर या सेल्यूलर ग्रेड का पाया जाता है। अभी तक टिश्यू या ऊतकों का निर्माण इस संघ के जंतुओं में नहीं हुआ है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद। सेकंड बात है वो हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, यानी जनन स्तर कितने हैं। तो हमने उस दिन डिस्कस किया था जनन स्तरों की संख्या के आधार पर हमने जंतुओं के दो ग्रुप बनाए थे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जो पॉरीफेरा के मेंबर्स हैं उन्हें डिप्लोब्लास्टिक, यानी इनमें केवल 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं। 2 ही जनन स्तर पॉरीफेरा संघ के जंतुओं में उपस्थित होते हैं और इस कारण ये डिप्लोब्लास्टिक जंतु है। यहां से हमारे लिए एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अब ये जो 2 जर्म लेयर हैं, मैं अगर थोड़ा सा इसको डिस्कस करूं तो एक जर्म लेयर तो होनी चाहिए एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म और दूसरी जर्म लेयर होनी चाहिए एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ये 2 जर्म लेयर हैं। तो यहां इनके नाम दिए गए कि जो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म थी पॉरीफेरा में, ये एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म रिप्रेजेंट होती हैं, एक लेयर का निर्माण करती हैं, उसे हम कहेंगे पिनेकोडर्म। ये आउटर एक्टोडर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। पिनेकोडर्म लेयर में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन कोशिकाओं को पिनेकोसाइट्स नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं एंडोडर्म। पॉरीफेरा में जो एंडोडर्म लेयर है वो रिप्रेजेंट होती हैं कोएनोडर्म के द्वारा, और कोएनोडर्म लेयर की जो सेल्स हैं उन्हें कोएनोसाइट्स कहा जाता है। और ये जो कोएनोसाइट्स हैं दे हैव फ्लैजिला, इनमें कशाभ उपस्थित होते हैं और इन सेल्स को सामान्यतः कॉलर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक ठीक। तो हमने क्या डिस्कस किया कि पॉरीफेरा जो फाइलम है इनमें केवल 2 ही जनन स्तर उपस्थित होते हैं। इस कारण ये डिप्लोब्लास्टिक जंतु हैं। एक जर्म लेयर एक्टोडर्म है, उसे यहां पिनेकोडर्म नाम दिया गया है और उस लेयर की जो सेल्स हैं उन्हें पिनेकोसाइट्स कहा जाता है। दूसरी जो जनन स्तर है वो एंडोडर्म है, उसे यहां पर कोएनोडर्म नाम दिया गया है। ये विशेष प्रकार की सेल्स हैं
जिनमें कशाब फ्लैजिला उपस्थित होते हैं और इसलिए इन सेल्स को कॉलर सेल्स या कॉयनोसाइट्स कहा जाता है। तो दो जर्म लेयर हो गई। तो जंतु डिप्लोब्लास्टिक प्रकार के होते हैं। यहां तक ठीक। आगे डिस्कस करते हैं, ये बात याद रहेगी आपको। नेक्स्ट, इन दोनों जनन स्तरों के बीच में जंतु तो डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कुछ फ्री सेल्स यानी मुक्त कोशिकाएं उपस्थित हैं। इन्होंने किसी भी प्रकार की लेयर का निर्माण नहीं किया है। ये जो मुक्त कोशिकाएं हैं इन्हें अमीबॉइड सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग प्रकार के कार्य करती है। जैसे कुछ उदाहरण डिस्कस करें। कुछ अमीबॉइडल सेल्स भोजन संचित करने का काम करती हैं। उन्हें थीसोसाइट नाम दिया गया है। तो पहले प्रकार की मैंने एक डिस्कस की एग्जाम्पल के रूप में, थीसोसाइट्स। तो ये एक प्रकार की अमीबॉइड सेल है जिसका काम है फूड स्टोर करना, भोजन संचित करना। इसी प्रकार एक दूसरे प्रकार की अमीबॉइडल सेल है जिसका नाम है आर्कियोसाइट्स। ये पूर्ण शक्त प्रकार की टोटीपोटेंट सेल है। आर्कियोसाइट्स के द्वारा ही पॉरीफेरा जंतुओं में गैमेट्स युग्मकों के निर्माण की क्रिया होती है। तो जर्म लेयर तो दो ही है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और उनके बीच में कुछ अमीबॉइडल सेल्स प्रेजेंट हैं जो मुक्त कोशिकाएं हैं। अलग अलग कार्यों के लिए ये रूपांतरित होती हैं। तो उसी के अनुसार इनके नाम दिए गए हैं। थीसोसाइट भोजन संचित करने का काम करेगी। आर्कियोसाइट्स पूर्ण शक्त प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करें। यहां तक ठीक। अब जो पॉरीफेरा है, उस दिन हमने क्लासिफिकेशन में ऐसा डिस्कस किया था कि फाइलम पॉरीफेरा को हमने एक इंफ्रा किंगडम हमने डिस्कस किया था। तो क्या किया था ऐसे कि किंगडम एनेमेलिया को पहले 2 सब किंगडम में क्लासिफाई किया। प्रोटोजोआ, दूसरा था मेटाजोआ। फिर आगे हमने क्या किया था, मेटाजोआ को 3 इंफ्रा किंगडम में क्लासिफाई किया था। उसमें से एक इंफ्रा किंगडम का नाम पैराजोआ है। तो पॉरीफेरा को हमने इंफ्रा किंगडम पैराजोआ में क्लासिफाई किया है। ये मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं, बहुकोशिकीय जंतु हैं। दे आर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, बहुकोशिकीय जंतुओं का समूह है और इन्हें पैराजोआ इंफ्रा किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। यहां तक ठीक। अब आगे कुछ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट बातें। तो ये हमने वो बातें डिस्कस की है जो हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से संबंधित थी। एक हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया, एक हमने नंबर ऑफ जर्म लेयर्स डिस्कस की, एक हमने विभिन्न प्रकार की मुक्त कोशिकाओं के बारे में डिस्कशन किया, और लास्ट में पॉरीफेरा को कौन से इंफ्रा किंगडम में रखा है उसके बारे में डिस्कशन किया। अब आगे चलते हैं कि जो पॉरीफेरा के जंतु हैं, ये जंतु जनरली हमें
मैराइन वाटर में यानी समुद्री आवास में मिलते हैं। यहां पर एक एक्सेप्शन, अपवाद हमें याद रखना चाहिए, हालांकि वो हम जब क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे तब भी डिस्कस करेंगे। तो एक फैमिली है इसकी, स्पॉन्जिलिडी फैमिली है, उसमें एक स्पंज है, एक पॉरीफेरा का जंतु आता है, सदस्य आता है जिसका नाम है स्पॉन्जिला। वो अपवाद स्वरूप फ्रेश वाटर स्पंज है और उसके अलावा जितने भी हैं वो सभी समुद्री आवास में पाए जाने वाले हैं। तो मुख्य रूप से पॉरीफेरा के अधिकांश सदस्य समुद्री आवास में लवणीय जल में पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप एक फैमिली पॉरीफेरा की ऐसी है जो अलवणीय या फ्रेश वाटर में पाई जाती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पंज का उदाहरण है। ओके, अगली बात, जो पॉरीफेरा हैं ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोई सममिति नहीं पाई जाती है। सो द स्पंज आर एसिमेट्रिकल एनिमल्स, इनमें किसी भी प्रकार की कोई सममिति उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट है, पॉरीफेरा के जंतु सीडेंटेरी हैं। सीडेंटेरी का मतलब स्थानबद्ध है समुद्री आवास में। ये समुद्र के तल में किसी सतह के साथ चिपके हुए रहते हैं, मतलब इनमें स्विमिंग या गमन जैसी कोई क्रिया उपस्थित नहीं है। तो ये सीडेंटेरी प्रकार के जंतु हैं। तो ये मैंने 7 प्रॉपर्टीज डिस्कस की फाइलम पॉरीफेरा की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम फाइलम पॉरीफेरा के कुछ विशिष्ट लक्षणों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो क्या ऐसे लक्षण हैं जो फाइलम पॉरीफेरा को दूसरे संघ के जंतुओं से अलग करते हैं? अब हमारा डिस्कशन उस पे रहेगा। तो नेक्स्ट हम 7 कैरेक्टर डिस्कस कर चुके थे, अब कैरेक्टर नंबर 8 पे आते हैं। क्या है 8 नंबर कैरेक्टर? कि जो पॉरीफेरा के जंतु हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है वाटर कैनाल सिस्टम। हिंदी में इस सिस्टम को हम नाल तंत्र के नाम से जानते हैं। तो आप कैनाल सिस्टम याद रख लें, नाल तंत्र याद कर लें। तो कुछ बातें डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो देह भित्ति हैं, तो मैं लिखता जाता हूं साथ में कि वाटर कैनाल सिस्टम का जो निर्माण हुआ है इट इज ड्यू टू इनवेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल, कि जो देह भित्ति हैं उसकी जो इनफोल्डिंग हुई या उसमें जो अंतरवलन बने उसके कारण इन जंतुओं में ये वाटर कैनाल सिस्टम का निर्माण हुआ। नंबर 2, अब वाटर कैनाल सिस्टम नाम से क्लियर है, इस तंत्र में शरीर में जल का प्रवेश होगा और जल बाहर निकल जाएगा। तो होगा क्या इससे? तो अभी हमने डिस्कस किया था, जो जनरल कैरेक्टर डिस्कस किए थे उसमें, कि पॉरीफेरा या स्पंज स्थानबद्ध जंतु हैं, मतलब उनमें
किसी भी प्रकार के गमन की कोई क्रिया उपस्थित नहीं है। तो उन्हें अगर रेस्पाइरेशन करना है, श्वसन की क्रिया करनी है, मतलब गैसों का आदान प्रदान होना है एक, या उन्हें भोजन ग्रहण करना है, या उन्हें अपने उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना है, या उन्हें प्रजनन रिप्रोडक्शन करना है। तो ऐसी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, रेस्पाइरेशन, फीडिंग, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, तो जब लोकोमोशन नहीं है, गमन नहीं है, तो ये सभी जैविक क्रियाएं पॉरीफेरा के जंतु संपन्न करेंगे इस वाटर कैनाल सिस्टम की सहायता से। तो जल धारा जब शरीर में, वाटर करंट जब शरीर में एंटर करेगा, तो वो वाटर साथ में घुली हुई डिजॉल्व ऑक्सीजन लेकर आएगा। वाटर करंट जब बाहर निकलेगा तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा बनी हुई CO2 को बाहर ले जाएगा। ऐसे ही वाटर करंट के साथ कुछ भोजन के कण प्रवेश कर जाएंगे, उत्सर्जी उत्पाद जल धारा के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार स्थानबद्ध जो सीडेंटेरी प्रवृत्ति है इनकी, उस हिसाब से वाटर कैनाल सिस्टम इन जैविक क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इस वाटर कैनाल सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या है, क्या क्या हिस्से होंगे, क्या क्या भाग होने चाहिए, तो मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूं। वाटर कैनाल सिस्टम में जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है ऑस्टिया। शरीर की सतह पर छोटे छोटे छिद्र हैं, इसीलिए इनका नाम पोर बियरिंग एनिमल है। और शरीर की सतह पर ये जो सूक्ष्म छिद्र हैं, इन्हीं का नाम दिया गया है ऑस्टिया। तो वाटर कैनाल सिस्टम में वाटर की एंट्री इन्हीं ऑस्टिया से होकर होगी। पहला कंपोनेंट हो गया ऑस्टिया। नंबर 2, बॉडी के सेंट्रल पार्ट में ठीक बीच में एक सेंट्रल कैविटी है जिसका नाम दिया गया है स्पंजोसील। ये एक सेंट्रल कैविटी है शरीर के ठीक केंद्रीय भाग में, और उस कैविटी का नाम दिया गया स्पंजोसील। और लास्ट में वाटर बॉडी से बाहर या इस सिस्टम से बाहर निकल जाए तो जो थर्ड कंपोनेंट है उसका नाम है ऑस्कुलम। तो ऑस्टिया खूब सारे हैं, ऑस्कुलम केवल एक है। ऑस्टिया से वाटर की एंट्री हुई है कैनाल सिस्टम में, ऑस्कुलम से वो वाटर इस कैनाल सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा अलग अलग स्पंज में इस वाटर कैनाल सिस्टम में भी कई मॉडिफिकेशन होते हैं। तो बेसिकली पॉरीफेरा जंतुओं में 4 प्रकार का नाल तंत्र उपस्थित होता है। उनके नाम दिए हैं एस्कन टाइप, साइकन टाइप, ल्यूकॉन टाइप और रेगन टाइप। तो ये 4 प्रकार के कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा जंतुओं में उपस्थित होते हैं। तो वाटर कैनाल सिस्टम की प्रेजेंस फाइलम पॉरीफेरा का एक यूनिक फीचर या एक विशिष्ट लक्षण है जो इस फाइलम को दूसरे फाइलम से अलग करता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम आगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं पॉरीफेरा की, वो प्रॉपर्टी है, वो हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द रीजनरेशन, पुनरुद्भवन के बारे में। जंतुओं में जो रीजनरेशन की प्रोसेस है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक को हमने नाम दिया है एपीमॉर्फोसिस, दूसरे को नाम दिया है मॉर्फोलेक्सिस
तो जो पॉरीफेरा के मेंबर्स हैं, इनमें जो रीजनरेशन पुनरुद्भवन उपस्थित हैं, उस पुनरुद्भवन का नाम दिया गया है मॉर्फोलेक्सिस। क्या मतलब होता है कि एक्सीडेंटली जंतु के शरीर का कोई भाग टूटकर अलग हो जाता है तो वो भाग एक नए जंतु का निर्माण कर देता है। इस प्रकार के पुनरुद्भवन को मॉर्फोलेक्सिस कहा जाता है। लेकिन यहां एक बात याद रखनी है कि पॉरीफेरा जंतुओं में रीजनरेशन के लिए जो कोशिकाएं या जो सेल्स उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सेल्स का नाम आर्कियोसाइट्स हैं। ये कोशिकाएं ने पहले भी डिस्कस किया था, टोटी पोटेंट होती है, पूर्ण शक्त होती हैं और ये इस पुनरुद्भवन की क्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। तो जंतु के शरीर से कोई भाग टूटकर अलग हुआ और उस अलग हुए भाग में अगर आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं प्रेजेंट हैं जो कि टोटीपोटेंट हैं, तो पुनरुद्भवन की क्रिया होगी और उस क्षतिग्रस्त या अलग हुए भाग से एक नए जंतु का निर्माण हो जाएगा। तो पॉरीफेरा में ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन मॉर्फोलेक्सिस प्रकार का पुनरुद्भवन उपस्थित होता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉरीफेरा के बारे में। वो हमारा डिस्कशन रहेगा कि जो फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स हैं, इनमें कंकाल स्केलेटन प्रेजेंट होता है और पॉरीफेरा का ये जो स्केलेटन है वो कई प्रकार का हो सकता है। जैसे वो कैल्शियम कार्बोनेट इनसे बना हुआ हो सकता है, वो सिलिका से बना हुआ हो सकता है, या वो कंकाल स्पंज फाइबर, स्पंज के तंतुओं से बना हुआ हो सकता है। तो एक बात याद रखनी है, फाइलम पॉरीफेरा के जो जंतु हैं उनमें एक कंकाल उपस्थित है और ये कंकाल अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कुछ पॉरीफेरा में कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, कुछ में वो सिलिका का बना हुआ है और कुछ पॉरीफेरा ऐसे हैं जिनमें ये स्पंज के तंतुओं से बना हुआ कंकाल होता है। तो एक डिस्कशन हमने किया इनके कंकाल के बारे में। अगला डिस्कशन जो हम पॉरीफेरा के बारे में कर रहे हैं वो है डेवलपमेंट, परिवर्धन के बारे में। तो पॉरीफेरा के जो मेंबर्स हैं उनमें अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रकार का परिवर्तन है, मतलब जीवन चक्र में एक लार्वा अवस्था जरूर पाई जाएगी। तो लार्वा के नाम हम याद कर सकते हैं कि कुछ स्पंज जो लोअर है, सरल प्रकार के, और कुछ स्पंज जो अधिक विकसित है, हायर है। तो लोअर स्पंज का जो लार्वा है उसका नाम है पैरेन्काइमूला लार्वा, जबकि जो हायर स्पंज हैं उनके लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टूला लार्वा। तो लार्वल अवस्थाएं हैं, अप्रत्यक्ष परिवर्तन है। जो सरल प्रकार के निम्न स्पंज हैं उनके लार्वा का नाम पैरेन्काइमूला है। जो हायर स्पंज हैं उनके लार्वा का नाम एम्फीब्लास्टूला प्रकार का होता है। तो जीवन चक्र में लार्वल अवस्थाएं उपस्थित होती हैं, इसलिए पॉरीफेरा में परिवर्धन की क्रिया अप्रत्यक्ष प्रकार की होती है। इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट इन जंतुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
कि जो फाइलम पॉरीफेरा के सदस्य हैं, हम डिस्कस करेंगे कि जो पॉरीफेरा के जंतु हैं, इन जंतुओं में कुछ ऐसे भी पॉरीफेरा के जंतु होंगे, इनमें एक विशेष अवस्था जीवन चक्र में दिखाई देती हैं, उसे कहते हैं ऑलिन्थस स्टेज। नाम याद रखना, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। तो कई बार क्या होता है कि जो साइकन प्रकार के स्पंज है, स्काइफा, हमारे सेकंड पेपर में टॉपिक में है साइकन या स्काइफा। तो स्काइफा के जीवन चक्र में क्या होता है, लार्वा में कायांतरण हुआ, कायांतरण के बाद एक अवस्था आती है जिस अवस्था का नाम है ऑलिन्थस अवस्था, और इस अवस्था में साइकन स्पंज सरल प्रकार के एस्कन प्रकार के स्पंज के जैसे दिखाई देते हैं। इस अवस्था का नाम है ऑलिन्थस अवस्था। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया फाइलम पॉरीफेरा के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में और कुछ विशिष्ट लक्षणों के बारे में। तो अगर मैं मोटे रूप से बात करूं तो फाइलम पॉरीफेरा का सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण है वो है वाटर कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र। अन्य किसी संघ के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम उपस्थित नहीं होता है। तो पॉरीफेरा का ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो किसी दूसरे संघ के जंतुओं में उपस्थित नहीं है। नंबर 2, जो कशाभिकाओं से युक्त फ्लैजिलेटेड कॉयनोसाइट्स हैं या जो कॉलर सेल्स हैं, वो भी फाइलम पॉरीफेरा के अलावा किसी दूसरे संघ के जंतुओं में उपस्थित नहीं है। वो भी फाइलम पॉरीफेरा का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो दूसरे संघ के जंतुओं में हमें दिखाई नहीं देता। तीसरी बात, हमने रीजनरेशन की और पूर्ण शक्त प्रकार की कोशिकाएं बताई और उन कोशिकाओं का हमने नाम दिया आर्कियोसाइट, और ये आर्कियोसाइट कोशिकाएं भी फाइलम पॉरीफेरा का एक विशिष्ट लक्षण है जो दूसरे संघ के जंतुओं में उपस्थित नहीं है। तो कल हम डिस्कस करेंगे इसी पॉरीफेरा के सेकंड पार्ट को, यानी इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।